वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6th के हिंदी को, और हिंदी का जो 5th चैप्टर है अक्षरों का महत्व। तो अक्षरों का महत्व में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हैं, हम उनके आंसर्स को यानी कि उत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के जो लेखक हैं, इस चैप्टर को जिन्होंने लिखा है, गुणाकर मूले जी। उनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को हम जानते हैं, उनके जीवन से जुड़े परिचय को हम देखते हैं। तो मराठी भाषी होते हुए जिन लोगों ने हिंदी की महती सेवा की, मराठी भाषी मतलब हो गया जो मराठी बोलने वाले हैं, मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग। तो वहाँ से जो लोग निकले, जिनका जो रीजनल लैंग्वेज बोले या जो उनका टंग था, जिनको मातृभाषा कहते हैं, वो उनका मराठी था। लेकिन मराठी भाषी होते हुए भी जिन लोगों ने हिंदी की बहुत सेवा की, यानी कि हिंदी में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी रचनाएं की, कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखे, उपन्यास लिखे, उनमें से गुणाकर मूले जी एक थे उन लोगों में से। उनमें गुणाकर मूले जी का जो योगदान था वो अतुलनीय था। मूलतः मराठी भाषी मूले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। मराठी भाषी जो मूले जी थे, गुणाकर मूले जी, इन्होंने हिंदी में विज्ञान लेखन को, इनका जो लेखन होता था, इनकी जो रचनाएं होती थी, जो ये लिखते थे, वो विज्ञान और गणित को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लिखते थे। ठीक है, तो विज्ञान को एक अलग ही प्रतिष्ठा दी इन्होंने अपने लेखनी से, यानी कि अपने कलम से, अपनी रचनाओं से। 3 जनवरी 1935 को उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में MA किया था। जो गुणाकर मूले जी है, उनके रचनाओं में ये जो विज्ञान की झलक दिखती है, गणित की झलक दिखती है, उसका प्रमुख कारण ये भी है कि वो बचपन से गणित में काफ़ी रुचि लेते थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में MA किया था और उसके बाद 1971 में दिल्ली आ गए। बाकी का उनका जीवन दिल्ली में ही बीता। उनके बारे में एक प्रसिद्ध तथ्य यह है कि दिल्ली में जब उन्होंने सिविल विवाह किया तो कोर्ट में उनके पिता की भूमिका हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन ने निभाई। इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था और कोर्ट मैरिज करते टाइम आपके पास गारंटर होना चाहिए, यानी कि जो होते हैं कुछ लोग वहाँ पे मौजूद होने चाहिए जो कि गारंटी ले कि हाँ, हम इन्हें जानते हैं और हमारे सहमति से ये शादी हो रही है। तो कोर्ट में जो उनके पिता की भूमिका निभाई थी कि मैं इसके पिता के जगह पे साइन करूँगा, मैं इसका गार्जियन हूँ, और वो जो भूमिका निभाई थी गुणाकर मूले जी के शादी के समय, वो थे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे बाबा नागार्जुन। यो मूले जी राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। और जो गुणाकर मूले जी थे, ये किनके शिष्य थे? ये राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे। हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने विपुल लेखन किया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन्होंने रचनाएं लिखी। हिंदी में ही उनके करीब 4000 लेख और 35 किताबें छपी हैं। हिंदी में उनके कितने लगभग रचनाएं छपी हैं? लगभग 4000 लेख यानी कि एसेज और 35 किताबें छपी है। इतिहास हो या संस्कृत, गणित हो या विज्ञान, पुरातत्व हो या समाज विज्ञान, भूगर्भ हो या खगोल भौतिकी, नृतत्व हो या जीवन विज्ञान, सब पर उनका अद्भुत अधिकार था। इन सारे विषयों पर उनकी पकड़ थी और इन सब पे उन्होंने लिखा था। वे NCERT के पाठ्यपुस्तक संपादन मंडल में शामिल किए गए और नेशनल बुक ट्रस्ट की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति में भी रहे, है ना। NCERT का जो पाठ्यपुस्तक संपादन मंडल है, जो डिसाइड करता है कि पाठ्यपुस्तक में, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उस मंडल में, उस कमेटी में इनको शामिल किया गया था। साथ ही साथ नेशनल बुक ट्रस्ट की जो हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति थी, उसमें भी इनको शामिल किया गया था। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आकाश दर्शन, संसार के महान वैज्ञानिक, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, ज्यामिति की कहानी, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सौर मंडल, सूर्य, भास्कराचार्य,
भारतीय सिक्कों का इतिहास इत्यादि, ये सब उनके रचनाएं हैं। उन्हें हिंदी अकादमी, केंद्रीय हिंदी अकादमी और बिहार सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया। 16 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में न्यूरो डिसऑर्डर के कारण उनका निधन हो गया। तो ये गुणाकर मूले जी से जुड़े कुछ तथ्य थे, इनको हमने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर है, पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। यानी कि जब तक अक्षर का आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों ने अक्षर के बारे में नहीं जाना था, इससे पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। हम कैसे पता करेंगे कि आज से इतने साल पहले जीवन थी या नहीं थी, इंसान एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे? वो कैसे पता चलता है इतिहासकारों को? तो वो पता चलता है जो शिलालेख हैं, इन चीज़ों से पता चलता है। ऐतिहासिक जो शिलालेख है, जो राजाओं और महाराजाओं ने अपने उकेड़ के खुदवा के गए हैं, इन सब से पता चलता है। तो जब तक इतिहास के जिस छोर तक लिखित इतिहास मिलता है, मतलब तो हम पता लगा लेते कि अच्छा यहाँ पे मानव सभ्यता थी, लोग रहते थे। लेकिन जब तक अक्षर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय लिखने के लिए कुछ था नहीं, तो हमारे पास वो सबूत नहीं मिलता है कि इस टाइम पे मानव जो है वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे। तो यही कहा गया है पाठ में कि अक्षरों की खोज से पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता था। लिखित इतिहास का मतलब लिखा हुआ, कि कहीं पे लिखा गया हो कि इतने शताब्दी पूर्व यहाँ पे मानव एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे। परंतु अक्षरों के खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया। कैसे? आप कुछ भी घटनाएं होती है तो आप डायरी अगर मेंटेन करते हो तो डायरी में लिख लेते हो, या अब तो मोबाइल में वन नोट पे आप लिख लेते हो, कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो जब लोग अक्षरों के बारे में लोगों को पता चला तो उन्होंने भी लिखना आरंभ किया, और मानव द्वारा अर्जित इन्हीं अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ाने व उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब इंसान अक्षर से रूबरू हो गए, उन्हें अक्षर के बारे में पता चल गया, तो वो भी अपना लिखित रिकॉर्ड है वो लिख के रखने लगे, और इस तरह से धीरे धीरे उनकी प्रगति होने लग गई, यानी कि प्रोग्रेस होने लग गया। इन सब कारणों से अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यह कहा गया है। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि जब अक्षर के बारे में लोगों को पता चल गया तो लोगों की बुद्धि खुल गई, लोग थोड़े और विकसित होने लग गए, लोग प्रोग्रेस करने लग गए, और इस तरीके से अक्षरों के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई, एक नए लाइफ की शुरुआत हो गई इंसानों की। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो उत्तर है इसका, अक्षरों की खोज करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे बीच बीच में बिल्कुल गैप नहीं हो पाया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्षरों की खोज की करीब 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले मानव के पास अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था, है ना। अक्षरों की खोज करीब 6000 साल, बस 6000 साल पहले की मानी जाती है। इससे पहले जो इंसान थे वो अपने भावों को व्यक्त कैसे करें, कैसे समझाए सामने वाले को, है ना, इन सब का कोई साधन नहीं था। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपने भाव को अभिव्यक्त करना शुरू किया, प्रकट करना शुरू किया। तो वो क्या करने लग गए, उन्हें बोलने तो आता नहीं था क्योंकि उस समय कुछ लैंग्वेज थी नहीं, अक्षर का ज्ञान था नहीं, तो कैसे वो बताते? तो वो जो देखते थे उसको उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की। तो इस तरीके से जानवर को देख के जानवरों की कलाकृति बनाने लग गए दीवारों पे, जहाँ पे भी वो रहते थे, गुफाओं वगैरह में। पक्षियों के चित्र बनाने लग गए, और इन संकेतों के द्वारा वो एक दूसरे से क्या करने लग गए, वार्तालाप करने लगे, कम्युनिकेट करने लग गए, बातचीत करने लग गए। ठीक है, इससे उन्हें और अच्छी तरह अपने विचारों व भावों को मानव, सूर्य, चंद्रमा, देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया, और धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए। तो पहले तो उन्होंने शुरुआत किया चित्रों के द्वारा,
धीरे 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 अक्षर का भी ज्ञान उन्हें होने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? जब 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 अक्षरों का ज्ञान नहीं था, जैसे अक्षरों का ज्ञान का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सब अक्षर है, ये जो मूल चीज़ें हैं वो अक्षर ही तो है। जैसे क ख ग ये सब क्या है, अक्षर ही तो है। तो जब अक्षर का ज्ञान नहीं था मनुष्य को, उससे पहले वे दूर दराज या बहुत मतलब अलग अलग जगहों पे जब उन्हें अपनी बात पहुंचानी होती थी तो किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे, किन किन मीडियम्स का सहारा लेते थे? पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर अपने भाव संकेत का सहारा लेता था। तो वह पहले चित्रों के माध्यम से कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे। अगला प्रश्न है कि भाषा का विकास पहले हुआ अक्षर और लिपि का बाद में? है, कह रहे हैं कि जो भाषा है इसका विकास पहले हुआ, यानी कि पहले लोगों ने बोलना सीखा, फिर उसको लिखना सीखा। यानी कि पहले बोलना उन्होंने सीखा, उसके बाद लिखते कैसे हैं तो अक्षर की खोज हुई, लिपि की खोज हुई कि किस तरीके से लिखना है, किस लिपि में लिखना है, किस पद्धति से लिखना है। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो उनको बोलने आता है पर लिखने नहीं आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाषा की खोज पहले हुई थी और लिखने का बाद में हुआ था। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। तो आपको बोल रहा है कि आप जो ये बात यहाँ पे कही गई है कि भाषा का जो खोज है वो पहले हुआ और लिपि और अक्षर की बाद में, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए एक अनुच्छेद लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें बात की जाए भाषा और अक्षर के संबंधों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही भाषा का आरंभ हुआ। मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई तो भाषा का आरंभ हो गया। आरंभ में मनुष्य आदि मानव था, है ना। उसका मानसिक विकास नहीं हुआ था, मेंटली वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए थे। वह अपनी बात को समझाने के लिए इशारों व ध्वनि संकेतों का सहारा लेते थे। क्लियर है। परंतु जैसे जैसे आदि मानव का मानसिक विकास होता गया, जैसे जैसे जो आदि मानव है, जो हमारे जो सबसे पहले थे, पहले आदि मानव थे, धीरे 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 विकसित होते होते अभी हम बन गए हैं। क्लियर है। तो जैसे जैसे उनका मेंटल डेवलपमेंट होता गया, उन संकेतों व ध्वनि संकेतों का भी विकास होता गया और विचारों को भली भांति व्यक्त करने में सक्षम हो गए। तो वो ध्वनि संकेत और इशारे जो थे उनमें भी डेवलपमेंट आता गया और धीरे धीरे वो बिल्कुल निपुण हो गए अपने बातों को कम्युनिकेट करने में। इसी तरह भाषा का विकास हुआ। इसके बाद मनुष्य अपने विचारों व अनुभवों को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रेरित होने लगा और उसने गुफाओं व पत्थरों पर चित्र संकेतों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब तो बोलना सीख गए हैं, भाषा तो हम बोल के कर ही लेते हैं, कम्युनिकेट एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इसको लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले उन्होंने चित्रों की मदद से ये समझाना शुरू किया, इसकी शुरुआत की। अब वो देवी देवताओं, सूर्य, चंद्रमा के द्वारा और ज़्यादा सहज भाव से अपनी अभिव्यक्ति को अंकित करने लगा और इसी विकास के क्रम ने अक्षरों को जन्म दिया और वो धीरे धीरे चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहने लग गए और इसी क्रम ने किसको जन्म दिया? अक्षरों को जन्म दिया। इसी के साथ मनुष्य ने इतिहास को अक्षरों की सहायता से लिपिबद्ध करना आरंभ किया और जो भी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो उन्हीं लिपियों से मिलती है जो उन्होंने लिखा था। आज विश्व के हर कोने में अनेक भाषाएं बोली जाती है और उन्हें लिपिबद्ध किया जाता है। भाषाएं बोली जाती है और लिपिबद्ध किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। जहाँ पे जो लिपि प्रचलित है उस लिपि में लिखा जाता है। क्लियर है ना। यदि मनुष्य ने भाषा की खोज नहीं की होती तो हमें आज अक्षरों का भी ज्ञान नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मान लीजिए हमें अक्षर का ज्ञान हो जाता, अक्षर हम लिख भी देते, हमें पता नहीं चलता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो कोई किसी काम का वो अक्षर नहीं होता। सेम जब हमें भाषा बोलने आ गया लेकिन उसे लिखना नहीं आया तो उसे हम लिखे कैसे? तो ये भी
सही नहीं था, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक है। एक दूसरे के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मनुष्य को भाषाओं का ज्ञान है तो वो दूसरे मनुष्य को अपनी बात समझा सकता है, परंतु अगर उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है तो वो अपने विचारों और अनुभवों को लिख नहीं सकता, या फिर दूर बैठे अपने किसी संबंधी को अपना समाचार नहीं भेज सकता। समझ रहे हैं ना? अपने अनुभवों को व्यक्त कर सकता है, क्योंकि अक्षरों के इसी ज्ञान से हमें आज हमारे इतिहास के बारे में इतनी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आज किसी भी देश, जाति, धर्म व जगह से संबंधित जानकारियाँ हमें मनुष्य द्वारा लिपिबद्ध की गई पुस्तकों से प्राप्त होती है। अन्यथा अगर भाषा व अक्षरों का विकास न हुआ होता तो हमें इन महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रहना पड़ता और हम अपने इतिहास के बारे में हमेशा अनभिज्ञ रहते। अनभिज्ञ का मतलब है अनजान रहते। इसी भाषा और अक्षरों के ज्ञान ने मनुष्य को सभी जीवों में श्रेष्ठ बनाया है। तो कहने का ये मतलब है कि भाषा और अक्षर दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हमें भाषा आती है लेकिन लिखना नहीं आता है, अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो दूर बैठे किसी रिश्तेदार को हम समाचार नहीं भेज सकते, या हम अपनी बातों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचा नहीं सकते। उसी तरह से अगर हमें अक्षर का ज्ञान है लेकिन भाषा नहीं आती, बोलने नहीं आता, तो वो किसी काम का नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। और यही जो अक्षर का ज्ञान है, इसी से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और आजकल देश के हर कोने में, संसार के हर कोने में अलग अलग लिपियों में उन अक्षरों को लिपिबद्ध किया गया है, उन भाषाओं को लिपिबद्ध किया गया है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होता तो हम उन ऐतिहासिक जानकारियों से वंचित रह जाते, हमें पता नहीं चलता, अनभिज्ञ रहते हम। और यही अक्षर का जो ज्ञान है, इसने मानव जाति को पूरे जीवों में श्रेष्ठ बनाया है, सबसे ऊपर रखा है। अगला प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादिकाल जो लिखा हुआ है, तो इसमें अनादि का क्या मतलब है? अनादि का मतलब है जिसका कोई ना शुरुआत हो, ठीक है। आदि मतलब शुरुआत, तो अनादि मतलब जिसका कोई शुरुआत ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं, ओके। इसे उपसर्ग कहते हैं। तो मैंने पिछले लेसन में भी बताया था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा के बनाते हैं, जिससे उसका मतलब कभी कभी पूरा का पूरा बदल जाता है। उसी तरह से प्रत्यय हम लगाते हैं, कभी कभी संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए भी प्रत्यय का उपयोग करते हैं, अंत में लगाते हैं प्रत्यय को, शब्द के अंत में। और उपसर्ग को पहले लगाते हैं। जिस तरीके से अनादि है, अनादि में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है इसमें। आदि जो है, आदि के पहले हमने अन लगाया है तो अनादि बना। तो यहाँ पे उपसर्ग का ये काम कर रहा है। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो कह रहा है कि जिनमें जो उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है उन्हें अलग अलग करके लिखो और उनका अर्थ समझो। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई है? असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिक्षा। तो इसमें सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। असफल सफल से बना हुआ है, अनुचित उचित से बना हुआ है, अपरिचित परिचित से बना हुआ है, अदृश्य दृश्य मूल शब्द है इसका, अनावश्यक आवश्यक मूल शब्द है। आवश्यक के आगे उपसर्ग लगा करके अनावश्यक बनाया गया है। सब में वही हो रहा है, ओके। तो पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है। और दूसरा प्रश्न है कि उपर्युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण। और ये भी बताना है कि ये संज्ञा है या विशेषण है। तो संख्याएं क्या होती है? संज्ञा होती है। लेकिन कभी कभी ये जो संख्याएं हैं ये विशेषण का भी काम करती है। जैसे इन वाक्य में देखिए, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों को बसाना शुरू किया। तो यहाँ पे जो 5 अरब और 10,000 है ये विशेषण का काम कर रहे हैं, यानी कि इन चीज़ों की विशेषता बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है
जिन्हें गिना ना जा सके, है ना। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्द के अलावा माप तौल के आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। देखिए, संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल किन के लिए होता है? ऐसी चीज़ों के लिए जिन्हें गिना ना जा सके। जैसे मैं बोलूँ बच्चे, तो कितने बच्चे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं बोलूँगा 3 बच्चे तो इसका मतलब 3 बच्चे हैं। तो 3 यहाँ पे कैसा काम कर रहा है? संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहा है। वैसे ही अगर बच्चे तो 3 मैंने लगा दिया, मैं बोलूँ पानी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 पानी या 4 पानी या 5 पानी? क्योंकि पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसे संख्यावाचक विशेषण में हमें नहीं इसको बता सकते। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाण का मतलब होता है माप तौल। तो पानी को कैसे मापते हैं? लीटर में। तो मैं बोलूँगा 1 लीटर पानी, तो पता चलेगा अच्छा 1 लीटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है? परिमाणवाचक विशेषण का। तो ये डिफरेंस है। जैसे पानी का बोलना है तो यहाँ पे बोला है 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। तो इस तरीके से ये 3 जग और 1 किलो किसका है? परिमाणवाचक विशेषण का। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो और खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तौल के उचित शब्दों को छाट कर लिखो। अब ये जो जितने वर्ड्स हैं इनको आपको इनमें फिल करना है। जैसे मैं बोलूँ 3 खीर, 3 डैश खीर, तो क्या 3 प्याला खीर, 3 लीटर खीर, 3 कटोरी खीर, 3 किलो खीर, 3 एकड़ खीर, 3 ट्रक खीर, 3 अच्छा ये भी था 3 मीटर खीर या 3 चम्मच खीर। तो क्या बनाओगे यहाँ पे? तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तर है इसका। अच्छा, सबसे पहले तो वो मूल शब्द को हम अलग करके लिखते हैं। इनमें क्या लगा? पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या कह रहा था, पहले उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा था कि ये जो वर्ड्स हैं, अब बताओ कि उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उसमें कोई अंतर है? तो ये जो असफल, अनुचित, अपरिचित, इनमें कौन सा उपसर्ग जुड़ रहा था और इनका मूल शब्द क्या था वो? तो पहला का उत्तर देखिए, असफल सफल से बना है और इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और अ उपसर्ग लगा देने से जो मतलब है उस मूल शब्द का वो बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे मूल शब्द था सफल, मतलब सक्सेस, उसी में अ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया असफल। असफल का मतलब होता है कि फेलियर, ओके, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। उसी तरीके से उचित मतलब राइट, अ लगा दिया तो बन गया अनुचित, मतलब अनुचित का मतलब है रॉन्ग। परिचित मतलब जान पहचान वाला, अपरिचित मतलब अननोन, अ उपसर्ग लगा दिया सब में। दृश्य मतलब जो दिख रहा हो, अदृश्य जो दिखता ही नहीं हो, इनविजिबल। आवश्यक ज़रूरी, अनावश्यक जो ज़रूरी ना हो। इच्छा का मतलब विल, डिज़ायर, उसी तरीके से अनिच्छा मतलब विल की कमी। तो सब में अ उपसर्ग लगा देने से ये बिल्कुल वर्ड उल्टा हो गया और मतलब भी बदल गया। क्लियर है? अब दूसरा प्रश्न था कि ये जो है बॉक्स में दिए गए उनसे लिखो। तो हम क्या लिखेंगे? 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा, 2 प्याला कॉफ़ी, 1 लीटर दूध, 2 एकड़ ज़मीन, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 3 चम्मच तेल। तो इस तरीके से क और ख दोनों हमने डिस्कस कर लिया। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में बस इतने ही प्रश्न थे। हमने सबके उत्तर को कर लिया है डिस्कस। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के अगले चैप्टर के प्रश्न और उत्तर के साथ। तो तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और उन्हें बोलिए सब्सक्राइब कर दें। कुछ घाटा नहीं होगा आप लोगों का, ओके। साथ ही साथ अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें एनसीईआरटी जोन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा पेज है। फेसबुक पे भी हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ जाके भी आप हमें लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इतना ही, मिलते हैं तब तक, बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।